Welcome back. Today we are starting new chapter that is statistics. नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स सीखे हुए हैं. बेसिकली ये चैप्टर में हम फाइंड आउट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन कि जो ऑब्जर्वेशन पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको रिजल्ट पूछा जाए तो हम लोग कहते हैं हमारे परसेंटेज. सो वो एक एवरेज है. अगर हमने किसी ने कहा कि सपोज समबडी सिक्योर 80%, इट डजंट मीन हर एक सब्जेक्ट में उसको 80 मार्क्स हो गए, बट कई सब्जेक्ट में 80 से कम हो गए, कई सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा हो गए, बट ओवरऑल मीन ऑफ द डेटा मतलब वो 80 के आसपास होगा. सो ये एक ऑब्जर्वेशन विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, उसे हमें वो स्टूडेंट्स का लेवल पता चलता है. इसका मतलब वो पूरे डेटा को प्रेजेंट करने वाला ऐसा ऑब्जर्वेशन, उसी को हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. स्टैटिस्टिक के लैंग्वेज में उसको कहते हैं. अब ऐसे मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के तीन है. पहला होता है हमारा मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड. ये तीनों को मीन, मीडियन, मोड इनको कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीन इट इज बेसिकली डिनोटेड बाय एक्स बार. मीडियन इसको हम एम से डिनोट करते हैं एंड मोड को जेड से डिनोट करते हैं. नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी ये पूरा चैप्टर था, उसका बेसिक सारा नाइन्थ स्टैंडर्ड में आ गया है. 10th स्टैंडर्ड में उसी का आगे का पार्ट हमें यहां पर पढ़ना है. नाइन्थ में मीन, मीडियन, मोड जो हमने फाइंड आउट किए, जो सीखा है, दैट इज ओनली फॉर अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा के लिए हम मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड आउट करते थे, वो हमें 9th स्टैंडर्ड में था. 10th स्टैंडर्ड में हमें आगे पढ़ना है उसी मीन, मीडियन, मोड को, बट वो अनग्रुप डेटा के लिए, सॉरी ग्रुप डेटा के लिए. कि जहां पर ग्रुप डेटा मतलब क्या, कि जहां पर अगर रेंज डेटा की बहुत बड़ी होती है तो वो रेंज हम छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दें, उसी ग्रुप से हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं और उसी डेटा का मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करते हैं. तो स्टैटिस्टिक के इस चैप्टर में हम आगे वही पढ़ने वाले हैं, मीन, मीडियन, मोड फॉर ग्रुप डेटा. बट उससे पहले अगेन एक बार रिवाइज कर दे ग्रुप डेटा का. आज हम लोग सिर्फ मीन पढ़ने वाले हैं, एक ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो पहले 9th का रिवाइज करने के लिए पहले हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल. Suppose this is the data given for marks obtained by 30 students in mathematics. मैथ्स में 30 स्टूडेंट्स ने जो भी मार्क्स लिए आउट ऑफ 100, उसका एक डेटा यहाँ पे दिया है. ये मार्क्स है. यही हमारा टेक्स्ट बुक का मैंने एग्जांपल है, आप चाहे तो वो बुक में देख भी सकते हो. सो ये 30 मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं. अगर इनका मीन फाइंड आउट करना हो तो ये हमारा अनग्रुप डेटा हुआ. एक एक ऑब्जर्वेशन ऐसे दिए हुए हैं, और जब ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए होंगे तो मीन फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला है मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. सिग्मा ये हमारा एक सिंबल है मैथमेटिकल, उसका अर्थ होता है, उसका मीनिंग दैट इज समेशन, मींस एडिशन. तो यही फॉर्मूला हम प्राइमरी में सीखे हुए थे. एक्स बार मीन, इसको हम एवरेज भी कहते हैं. तो एवरेज फाइंड आउट कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी हो गए, तो सभी ऑब्जर्वेशन का एडिशन करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन वो लिखने. वही फॉर्मूला सिंबॉलिक फॉर्म में स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. अब सिग्मा एक्स आई मतलब क्या, तो ये सभी के सभी जो ऑब्जर्वेशन है 30, उन्हीं सभी 30 ऑब्जर्वेशन का करेंगे एडिशन. अगर वो एडिशन हम देखा जाए तो होगा 1779. मैं यहां पर डायरेक्ट ही टेक्स्ट बुक से ले रहा हूं समेशन. ये सभी 30 ऑब्जर्वेशन का एडिशन कर दिया
एंड डिवाइडेड बाय 30 ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है हमारे 30। तो समेशन 1779 और अपॉन में अगर हम 30 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं तो इनका डिवीजन कटिंग कर दोगे 59.3, ये हमारा होता है मीन। ये हमें ऑलरेडी 9th में पढ़े हुए थे, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। दूसरा, अगर इसी डेटा में अगर मीन फाइंड आउट करना हो तो देखो यहां पर हमने एक फॉर्मूला और भी लिया था कि यहां देखा ऑब्जर्वेशन एक्स आई, कौन से यहां पर ऑब्जर्वेशन एक्स आई दिख रहे हैं। तो देखो यहां पर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो ये 10 है वो एक बार आ रहा है, 20 ये भी एक बार आ रहा है, उसके बाद देखो 36 3 बार आ रहा है। सो इसका मतलब हुआ 36 3 बार। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन जितनी बार आता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? इट इज सच अ ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स और अकर्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो जितनी बार रिपीट होता है दैट वैल्यू इटसेल्फ इज सेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कही जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी इट इज डिनोटेड बाय ओनली f5। देन अगर 40 को कहे तो 40 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। सो 40 4 टाइम्स आया। देन 50 देखो 1 2 3, 50 3 बार आ रहा है। देन 56 2 बार आ रहा है, 56 2 टाइम्स। देन अगेन 60 4 टाइम्स आ रहा है, 60 दैट इज 4 टाइम्स। देन 70 देखो 1 2 3 4, 70 भी 4 बार आ रहा है। 72 दैट अकर्स ओनली वंस। देन 80 ये भी एक बार आ रहा है। देन 88 दो बार है, 88 दो बार है। एंड 92 दैट इज 3 टाइम्स। 92 सपोज यहीं पे नीचे में लिख रहा हूं 92 3 टाइम्स। अब ये विजिबल नहीं हो तो मैं यहां पर ये वैल्यू लिख रहा हूं एक्स आई 93 सॉरी 92 ये 3 टाइम्स है। एंड 95 दैट इज ओनली वंस, एक ही बार 95 आ रहा है। मतलब हमने क्या किया, तो जो भी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस थे वो ऑब्जर्वेशन सारे लिख दिए और वो कितनी बार आए उसके नंबर्स लिख दिए, मतलब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब क्या करते देखो कि अगर ये सभी का एडिशन करना, तो ये 10 प्लस 20 प्लस 36 36 36 3 बार है। तो अगर मैं 36 का 3 बार एडिशन करूं, उसकी बजाय अगर मैं 3 टाइम्स 36 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 बार आ रहा है, तो 3 बार मल्टीप्लाई बाय 36 करो तो 1 एंड द सेम, वो 108 ही होने वाला है। तो एडिशन करोगे 3 बार वो भी 108। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडिशन यहां हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। किसका? फ्रीक्वेंसी, जितनी बार आया है वो नंबर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्वेशन। वैसे देखो यहां पर ये 44 टाइम्स आ रहा है, तो अगर 40 को 4 बार एडिशन करो तो कितना होने वाला है? 160। अगर इसकी जगह में 4 इंटू 40 कर दो तो वो भी तो 160 होने वाला है। तो यहां हमने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी है जिसको हम एफ या तो एफ आई कहेंगे, और ये ऑब्जर्वेशन था 40 एक्स आई, तो यहाँ एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करो तो भी हमें एडिशन ही मिलता है। तो इसी को ध्यान में रखे हुए ये एडिशन करने की जगह हम लोग क्या कर देंगे, एक कॉलम बना देंगे एफ आई एक्स आई। मतलब जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार आया है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने से उनका सम ही हमें मिलता है। तो अल्टीमेटली हम लोग इनडायरेक्टली उनका सम ले रहे हैं। तो 10 वन टाइम्स मतलब 10, 20 वन टाइम्स मतलब ये 20 हुआ, 36 3 टाइम्स है मतलब ये 36 का 3 बार एडिशन करो, उसकी जगह हम लोग सिंपल कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3। तो वो वन एंड द सेम ही हो रहा है,
44 टाइम्स करेंगे, ये आपका 160 हो रहा है। देन 53 टाइम्स ये 150 है। देन ये मल्टीप्लाई बाय 2 112। देन ये होगा 6 4 जा 24 240। देन ये होगा 7 4 जा 28 280। ये 72 1 जा 72, 81 जा 80, 88 2 जा 176। यहां पर आप अगर एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन ले लोगे तो 92 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, ये आएगा 276 एंड 95 वन जा 95। सभी का हमने कर दिया मल्टीप्लीकेशन। तो ये भी अब क्या करोगे, इन सभी का एडिशन करो, दैट इज नथिंग बट सिग्मा एक्स आई, वो एक्स आई ही है। बट यहां हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका मल्टीप्लीकेशन किया है। तो इसी का नया फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी का एडिशन। अगर ये सारी फ्रीक्वेंसी का एडिशन करोगे तो एफ आई टोटल आपका होगा 30, क्योंकि ये 30 स्टूडेंट्स का डेटा है, 30 वैल्यूज है मार्च से, ऑब्जर्वेशन से। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 30 हो गए। तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये सारे के सारे काउंट कर लो तो 30 थे, उसी को हम कहते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये एन ही हुआ, एन का मतलब ही सिग्मा एफ आई, याद रखो। एंड ये सिग्मा एक्स आई मतलब हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का एडिशन करने की जगह हमने क्या किया, वो ऑब्जर्वेशन अगर रिपीट हो रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब एक्स आई का 4 बार एडिशन करने की जगह 4 इंटू एक्स आई कर दिया, दैट इज एफ आई। इसका मतलब ये सिग्मा एक्स आई कन्वर्ट हो गया एफ आई एक्स आई में। इसका मतलब ये होता है कि ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बट यहां 30 ऑब्जर्वेशन एडिशन करने की बजाय हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हमारा यह थोड़ा शॉर्ट मेथड हो गई। तो ये भी मीन का फॉर्मूला याद रखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट इज इक्वल टू। अब ये एफ आई एक्स आई का अगेन एडिशन करोगे तो ये जो हमारा सम था वही आने वाला है, दैट इज 1779 ही होगा। एंड सिग्मा एक्स आई सॉरी सिग्मा एफ आई आपका 30 है ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाय 30 करोगे, आंसर वही रहने वाला है 59.3, क्योंकि फॉर्मूला का फॉर्म चेंज है, अल्टीमेटली फॉर्मूला तो सेम ही है। तो ये भी फॉर्मूला हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये मीन के दो फॉर्मूला अनग्रुप डेटा के लिए हमने यूज किए थे। सेकंड था मीडियन। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला थे। एक फॉर्मूला था हमारा, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड होते तो हमारा फॉर्मूला बनता था n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, ये नंबर का ऑब्जर्वेशन। बट ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये डेटा को अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग में। तो देखा, ऑलरेडी हमने डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर आपके ऑब्जर्वेशन मान लो 9 होते, मतलब ऑड, तो इफ n इज ऑड तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, n+1 अपॉन टूथ फॉर्मूला। वो ऑब्जर्वेशन आपको बताएगा, मतलब मीडियन का डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलता है, बट मीडियन कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन है वो बताएगा। मीडियन का मतलब क्या, इट इज द सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। तो अगर 9 है ऑब्जर्वेशन तो n इज इक्वल टू 9 सब्स्टिट्यूट अगर मैं कर दे तो क्या होगा, मीडियन m इज इक्वल टू 9+1 मीन्स 10 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये आपका आंसर आएगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो भी होगा वो आपका सेंटर में होगा। देखो 9 ऑब्जर्वेशन हो गए तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मिडल में आएगा, 4 ऑब्जर्वेशन उससे छोटे हो गए एंड रिमेनिंग 4 आर ग्रेटर देन 5। तो फिफ्थ वाला मिडल में आता है, वो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन होगा आपका मीडियन। तो ऑड के लिए इफ n इज ऑड तो फॉर्मूला आपका होगा n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन का नंबर बताएगा। बट मान लो आपके 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 ऑब्जर्वेशन के मिडल में भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ये इवन ऑब्जर्वेशन है।
तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपके 2 ऑब्जर्वेशन मिडल में होंगे। सो 2 ऑब्जर्वेशन ये मिडल में हो गए तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। सेम 6 ऑब्जर्वेशन अगर ले लो तो ये 2 बीच वाले हो गए, 2 उससे छोटे 2 बड़े हो गए। तो याद रखो, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इज इवन तो क्या होगा। सो यहां पे मैं उसका फॉर्मूला लिख दो। इफ एन इज इवन देन मीडियन एम इज इक्वल टू एन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। मतलब मिडल में जो 2 ऑब्जर्वेशन आपको मिलते हैं उन दोनों का एडिशन करोगे डिवाइड बाय 2, मतलब उनका भी मीन होगा। जैसे हमने कहा कि ये 6 ऑब्जर्वेशन है तो 6 में से ये 2 छोटे हैं, ये 2 बड़े, ये मिडल वाले ये 2 हो गए, बट 2 तो ऑब्जर्वेशन मीन नहीं बनेंगे, तो इन दोनों के बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा दैट विल बी द मीन ऑफ द डेटा। तो वो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मिडल वाले यहाँ ये n/2 और n/2 प्लस 1 से हमें मिडल वाले 2 ऑब्जर्वेशन कौन से वो पता चलेंगे। उन दोनों का एवरेज लेने से हमें मीन ऑफ द डेटा मिलेगा, सॉरी मीडियन ऑफ द डेटा मिलेगा। तो देखो हम यहाँ पे n की वैल्यू, अब ये हमारा जो डेटा था उसमें n इज इक्वल टू 30 था, तो हम n इज इक्वल टू 30 रिप्लेस कर दो तो क्या होगा, m इज इक्वल टू 30/2। 30/2 मतलब ये कितना हो गया, 15th ऑब्जर्वेशन, और प्लस 1 करें ना, n/2 तो 15 है, प्लस 1 मतलब ये हो गया 16th ऑब्जर्वेशन। 15 एंड 16 ये 2 ऑब्जर्वेशन हो गए, उनका एडिशन डिवाइड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, 14 ऑब्जर्वेशन इसके पहले वाले उससे छोटे हैं और 16 के बाद वाले 14 उससे बड़े हैं, तो ये दोनों बीच में आ रहे हैं। अब ये देखो अरेंज डेटा जो हमने किया उसमें फाइंड आउट करो 15th और 16th ऑब्जर्वेशन कौन से हैं। तो ये पहले 10 हो गए, 11, 12, 13, 14, दिस इज 15 एंड 16 ऑब्जर्वेशन। तो दोनों के दोनों 60 60 है, हम लोग यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये दोनों 60 60 डिवाइड बाय 2, तो एडिशन 120/2 कर दोगे तो 60 itself it is the median of the data। ये हमारा फॉर्मूला था। तो मीडियन फाइंड आउट करने के 2 फॉर्मूले लिए। इफ n is odd then formula become n plus 1 by 2th observation, and if n is even तो मीडियन का फॉर्मूला है n upon 2th observation plus n/2 plus 1th observation divide by 2। अब मीडियन फाइंड आउट करना है, सॉरी मोड ऑफ द डेटा। सो मोड अन ग्रुप के लिए मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मोड z इज इक्वल टू, इट इज सच ए ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स और अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन आता है उसी को हम कहते हैं मोड ऑफ द डेटा। अब देखो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मतलब देखो ये 40 4 बार आ रहा है, उससे कोई ज्यादा है 50 3 बार ही है, 56 2 बार, 60 भी 4 बार आ रहा है। सो यहाँ पर 4 बार 40 भी है 60 भी है, और 70, हाँ ये 70 देखो, ये 70 ये भी तो 4 बार आ रहा है, 70 70 4 बार, हाँ ये 92 3 बार ही है। मतलब 4 बार जो आ रहे हैं उससे ज्यादा वाले कोई नहीं है। बट यहाँ 4 टाइम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स 4 टाइम्स, बट 4 टाइम्स आने वाले ऑब्जर्वेशन 3 थे, ये 40 भी है, यहां ये 60 भी था और 70 भी है। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों ऑब्जर्वेशन सेम नंबर ऑफ टाइम 4 बार आ रहे हैं, तो ये तीनों को ही हम कहेंगे मोड ऑफ द डेटा। बट अगर मान लो ये 3 में से कोई एक भी ऑब्जर्वेशन 5 बार आता, मान लो हमने 40 5 बार आ रहा है, तो हमारा मोड ऑफ द डेटा 40 हो जाता। तो भले ये 4 बार आए बट वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर 45 बार होता, so 40 इज ओनली द मोड ऑफ द डेटा। तो याद रखो डेटा को मोड नहीं भी होगा, शायद सारे के सारे ऑब्जर्वेशन एक ही की बार होते तो कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, सो मोड नहीं भी होगा। कभी कभी एक ही ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होगा, तो वो हमारा मोनो मॉडल होगा।
अगर दो होते हैं मोड, दो ऑब्जर्वेशन हो गए तो उसको कहेंगे बाय मॉडल डेटा। अगर यहाँ पे तीन है, इसको कहेंगे ट्राई मॉडल डेटा, मतलब तीन मोड है। कभी कभी तीन से भी ज्यादा मोड हो गए तो उसको हम कहेंगे मल्टी मॉडल डेटा। तो डेटा आपका मोड नहीं भी होगा, एक भी हो, दो भी हो, तीन भी हो और ज्यादा भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली उसका सिर्फ नाम है। तो ये हमें नाइन्थ में हम लोग सीखे हुए थे कि मीन मीडियन मोड अनग्रुप डेटा के लिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम टेंथ का जो मेन पार्ट है, मीन ग्रुप डेटा के लिए कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप कब बनाएं, तो ग्रुप बनाते कब है, जब हमारा जो डेटा दिया हुआ है उसकी रेंज बहुत बड़ी होगी। तो रेंज अगर बड़ी हो तो उसे, वो डेटा को हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो यहां रेंज मतलब क्या, तो रेंज का मतलब हमारा होता है, ये फॉर्मूला है रेंज का, रेंज ऑफ डेटा, रेंज ऑफ द डेटा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। अब ये डेटा में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 95 लिए हैं, और मिनिमम मार्क्स है 10, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां हो गया 85। अब 85 ये हो गए आपके रेंज ऑफ द डेटा, 10 से लेके 95 तक इस यहाँ पर मार्क्स है। अब इतनी बड़ी रेंज हो तो वो रेंज को हम छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और उसके हम लोग क्लासेस बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। मान लो अब यहाँ पे क्लास की लेंथ या तो क्लास की विड्थ हम कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, बट याद रखो कि मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस हमारे 5 तो बने ही एटलीस्ट, और बहुत ज्यादा भी बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रेंज है 85, अगर मैं पांच पांच की क्लास लेंथ रखूं, 5 क्लास लेंथ एडजस्ट करूं, तो मेरे यहाँ पर क्लासेस बनेंगे 17, 17 5 85। तो इतने सारे भी क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन एडजस्ट क्लास लेंथ 10 भी रख सकते हो, 10 रखोगे तो भी आपके यहाँ पर 9 तो क्लासेस बन जाएंगे। अगर 15 रखो तो भी 6 बन जाते तो भी चलेगा। तो मान लो हम लोग यहाँ पे क्लास लेंथ 15 करके यहाँ छोटे छोटे ग्रुप में इसको डिवाइड करते हैं। तो ये रेंज का फॉर्मूला याद रखो। अब इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते, हम 9 स्टैंडर्ड में, 8 स्टैंडर्ड में भी सीखे हुए हैं। तो यहाँ हम लोग क्लासेस बनाएंगे यही डेटा की। तो क्लासेस बनेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं क्लास, और उसकी यहां पर हम लेंगे फ्रीक्वेंसी FI। अब क्लासेस ऐसे बनाना है कि जिसमें मिनिमम ऑब्जर्वेशन पहले ही क्लास में होना चाहिए। तो हमारे क्लासेस में बना रहा हूं 10 to 25, देन 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100, ये क्लास बनाए। अब इसके लिए हम टेली मार्क करते हैं। तो टेली मार्क में हम लोग 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि अगर ये देखा जाए तो 10 to 25 में टेली मार्क करेंगे तो ये दो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं 10 and 20, मतलब यहाँ टेली मार्क में नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। सो 10 and 25 के बीच में दो ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं। 25 to 40 में देखो तीन ऑब्जर्वेशन है। 25 to 30 में 36 आ रहा है। अब एक बात और बता दो कि जब ये हमारे कंटिन्यूअस क्लासेस है, कंटिन्यूअस क्लासेस मतलब ये क्लासेस मैंने लिखा है 25 to 40, तो ये जो मिनिमम वैल्यू है इसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और यहां ये मैक्सिमम जो वैल्यू इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, आगे का क्लास अगर 40 से ही आगे स्टार्ट हो रहा है तो ये 40
यहाँ पर दोनों और कंटिन्यू है, इसीलिए कि ये कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। अब ये कंटिन्यूस डेटा में अगर 40 हमारा ऑब्जर्वेशन होता है तो उसका टेलीमास कहां पर होगा? तो देखो, हर एक क्लास में अपर लिमिट पॉइंट ये एक्सक्लूडेड होता है, वो इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए ये कंटिन्यूस डेटा को एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। एक्सक्लूसिव क्या एक्सक्लूड होता है? तो यहाँ अपर लिमिट पॉइंट, ये अपर लिमिट्स इंक्लूडेड नहीं होते। तो अगर 40 का टेलीमास करना है तो यहाँ अपर लिमिट में नहीं करेंगे, लोअर लिमिट में, यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो इंक्लूडेड होती है, उसी पे टेलीमार्क होता है, याद रखो। तो यहाँ पर ये 40 है, बट 40 ये सेकंड क्लास में इंक्लूड नहीं होगी, बट उनका काउंटिंग होगा थर्ड वाले क्लास में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। इसी क्लास में अगर आपको फाइंड आउट करनी है क्लास लेंथ, क्लास लेंथ या तो इसको क्लास विड्थ भी कहते हैं, कैसे फाइंड आउट करें? तो इसका फॉर्मूला है हमारा अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनका सब्ट्रैक्शन कर दो। फॉर एग्जांपल हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 40 माइनस 25, तो ये आ गया 15, या तो 55 माइनस 40 ये भी आएगा 50। हर एक की हमने क्लास लेंथ 15 15 एडजस्ट की है। तो ये और एक फॉर्मूला हो गया क्लास लेंथ का। जो जो फॉर्मूला है वो आप नोटिंग करते चलो। हमने आगे मीन के दो फॉर्मूला लिए थे, मीडियन और मोड के। मीडियन के भी दो फॉर्मूला हमने देखे और मोड का एक। देन आगे रेंज ऑफ द डेटा का फॉर्मूला हुआ, यहाँ पर ये क्लास लेंथ का फॉर्मूला। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसी के हिसाब से टेलीमार्क करके अगर 40 टू 55 के बीच में देखो तो ये 4 बार ये आ रहे 40, देन 50 भी 3 बार आ जाएंगे, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 7। 55 टू 70 के अंदर देखोगे तो वो 6 ऑब्जर्वेशन है। 55 से ऑनवर्ड मतलब 56 और 60 उसमें सारे के सारे वहां तक आगे सारे। 70 ऑनवर्ड आप देखोगे तो वो भी 6 ऑब्जर्वेशन, 70 टू 85 के बीच में ये भी 6 ऑब्जर्वेशन है, और आगे के 85 टू 100 में भी 6 ऑब्जर्वेशन है। अगर इन सभी का आप टोटल करोगे तो ये 30 ऑब्जर्वेशन का आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गया। अब ये जो हमारा डेटा हुआ इसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी हमें फॉर्मूला यूज करना है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब फॉर्मूला हमें जो आगे अन ग्रुप में यूज किया वही यहां पर होगा, बट यहां पे एक्स आई क्या होगा? अन ग्रुप में तो एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, तो यहां एक्स आई कोई एक ऑब्जर्वेशन एक नहीं है, हमारे पास तो क्लासेस ये ग्रुप बना हुआ है। बट हमने जैसे कहा कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला उसका एक ऑब्जर्वेशन होता है, मिडल ऑब्जर्वेशन, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, कि जो ग्रुप को प्रेजेंट करता है। मतलब क्या कि अगर ये पहले वाला ग्रुप लिया 10 टू 25, तो इसकी अगर मैं मिडल वैल्यू अगर ले लू तो वो होगी 17.5। अगर क्लास की अगर सेंट्रल वैल्यू हम 17.5 लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वेशन हमारे हो गए वो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन के आसपास वाले ही होते हैं। मींस दैट मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट दैट ग्रुप और दैट डेटा। तो ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला वो ऑब्जर्वेशन, इसीलिए यहां पर हम लोग एक एक ऑब्जर्वेशन नहीं लेते, बट वो क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला उसका हम ले लेते हैं क्लास मार्क, या तो उसको कहते हैं मिडल वैल्यू और द मिड पॉइंट। तो यही हम फाइंड आउट कर दे एक्स वाई एक्स का इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं क्लास मार्क रिप्रेजेंट करते एक्स आई। तो याद करो, याद रखो हमने एक्स आई क्यों लिया, क्योंकि वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन है, हमारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसी के आसपास के माने जाते, इसीलिए हमने एवरेज लेने के लिए या तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया उसका सेंट्रल ऑब्जर्वेशन एक्स आई के तौर पर। तो सारे के सारे क्लासेस के हम एक्स आई फाइंड आउट कर देंगे। तो एक्स आई का फॉर्मूला हमने क्या कहा, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन या तो क्लास मार्क, ये भी फॉर्मूला याद रखो, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट
डिवाइड बाय 2। इसका मतलब क्लास हमारा था पहला 10 to 25, तो 10 प्लस 25/2, तो ये एडिशन हो जाएगा 35/2, दैट इज 17.5। दोनों क्लास लिमिट की एडिशन डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको क्लास मार्क मिल जाएंगे। तो सभी के सभी क्लासेस के क्लास मार्क अगर फाइंड आउट करो तो दूसरे का होगा 32.5, तीसरे का होगा 47.5, चौथे का होगा 62.5, देन 77.5, देन 92.5। अभी हमने फाइंड आउट कर दिया क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू। अब हर एक क्लासेस के लिए दोनों का एडिशन, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं कि एडिशन डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि हर एक क्लास की क्लास लेंथ या तो क्लास विड्थ सेम है 15-15। तो हमने क्या किया, पहले क्लास की मिड वैल्यू फाइंड आउट कर दी सॉरी, और जो क्लास लेंथ है वो क्लास लेंथ ऐड करते चलो। देखो हर एक में ये नेक्स्ट मिड पॉइंट की वैल्यू में 15 का ही डिफरेंस है। इसमें 15 ऐड कर दिया, नेक्स्ट मिड वैल्यू, इसमें 15 ऐड कर दिया, नेक्स्ट वैल्यू। मतलब जबकि क्लास लेंथ सेम होगी तब हमें हर एक क्लासेस की मिड वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। एक मिड वैल्यू फाइंड आउट कर दो और बाद में जो क्लास लेंथ है वो ऐड करते चलो, अपने आप नेक्स्ट क्लासेस की मिड वैल्यू आपको मिल जाती है। ये आपके सारे एक्सआई हो गए। हमें यहाँ पे चाहिए सिग्मा एफ आई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब सिग्मा एफ आई एक्सआई मतलब एफ आई एक्सआई फाइंड आउट कर दो। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन क्लास मार्क, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ऐसे सारे सिग्मा एफ आई एक्स आई का सिग्मा मतलब समीशन करना है, एडिशन करना है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। तो जब भी ये फॉर्मूला लगाना होगा हमें कॉलम बनाना पड़ता है यहाँ पर एफ आई एक्स आई का। एफ आई एक्स आई का कॉलम बना दिया तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर। सो एफ आई फ्रीक्वेंसी और एक्स आई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, तो मल्टीप्लीकेशन ये होगा 70.5 बाय मल्टीप्लाई बाय 2 मीन 35, देन 97.5, देन 332.5, then this is 375. नो 6 5 30, ये 0.0 होगा, देन 465.0 एंड दिस इज 555.0। ये हमारा हुआ एफ आई एक्स आई, हर एक एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई, सबका एडिशन करोगे सो दैट विल बी सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये एडिशन जो आएगा दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सबका एडिशन करोगे तो ये 0 होगा और एडिशन होगा 1860। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 1860 डिवाइडेड बाय हमारे टोटल सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का एडिशन, टोटल ऑब्जर्वेशन 30 है। इनका कटिंग करोगे 0 0, 3 6 18, 3 2 6, दैट इज 62। देखो अभी डेटा तो वही है। जब हमने पहले वाला अनग्रुप डेटा के लिए जब हमने फॉर्मूला यही लगाया तो उस टाइम पे हमारी वैल्यू क्या आई थी, तो एक्स बार इज इक्वल टू 59.3 है। अब याद रखो कि ये वाली वैल्यू वो मीन की थी और उसी डेटा के लिए ये हमने फॉर्मूला यूज किया, वहां पर वैल्यू आई 62। अब कौन सा मीन सही है, तो देखो ये वाला जो मीन हमारा होता है जो हमने अन ग्रुप में निकाला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एफ आई मतलब, तो यहां हमने वही ऑब्जर्वेशन एक्चुअल लिए थे, इसीलिए ये हमारा परफेक्ट मीन है। और ये जो मीन होगा इसे हम कहेंगे अप्रोक्सीमेट मीन। ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, इससे याद रखो। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने सारे ऑब्जर्वेशन एक्चुअल नहीं लिए, बट हमने जो क्लासेस थे क्लासेस के सारे ऑब्जर्वेशन नहीं लिए, वो क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला उसका ये क्लास मार्क मिड पॉइंट लिया है, मिड वैल्यू ली है। तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा बट ये नियर बाय होता है, बट ये अप्रोक्सीमेट, इसीलिए अप्रोक्सीमेट ये हमारा मीन होता है।
तो जब डेटा बड़ा होगा, रेंज बहुत बड़ी होती है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि इतने सारे ऑब्जर्वेशन अगर ज्यादा हो गए तो हम उनका एडिशन करना डिफिकल्ट होता है। तो उस टाइम पे ये अप्रोक्सीमेट मीन हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये याद रखो कि ये जो हमारा फॉर्मूला हमने ग्रुप डेटा में यूज किया, इसी मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से, मेथड का नाम आपको याद रखना है क्योंकि तीन टाइप की यहाँ पे मेथड है ग्रुप डेटा के लिए। तीन मेथड से हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं, उसमें से ये पहली मेथड है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद रखो। पहले क्लासेस थे, फ्रीक्वेंसी दी थी, हमने क्लासेस के मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क फाइंड आउट किए, एक्सआई दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 करके, फिर वही एक्सआई को एफ आई से मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्सआई फाइंड आउट किया, और वही सिग्मा एफ आई एक्सआई मतलब एडिशन सबका डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू मिलेगी। बट यहां देखो तो ये एक्सआई और एफ आई का मल्टीप्लीकेशन बहुत लेंदी है, पॉइंट वाली वैल्यू है, तो कई बार हमें ये मल्टीप्लीकेशन डिफिकल्ट लगता है। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन डिफिकल्ट है तो इसे हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, मतलब वैल्यू अगर कम हो जाए तो सिंप्लीफिकेशन हमारा इजी होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम नए फॉर्मूले नए मेथड पे जाते हैं। तो वो नए मेथड के लिए हम ये कैलकुलेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा इजी करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक्सआई मतलब ऑब्जर्वेशन है, वो हमने क्या क्लासेस के सेंट्रल वैल्यू ले ली। यहाँ फ्रीक्वेंसी को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो फिक्स वैल्यू है, कि यहाँ पर जो वैल्यू है 36, ये क्लास के बीच में 2 ही ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड क्लास के अंदर 3 ही ऑब्जर्वेशन, ये तो फिक्स वैल्यू, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। बट ये जो हमने वैल्यू ली है, इसे हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने अप्रोक्सीमेट वो क्लास की मिडल वैल्यू ली है। तो हम क्या करें, इसे रिड्यूस करने के लिए यही सारे एक्सरसाइज है, उसी में से कोई एक वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ मीन, कोई भी एक वैल्यू। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोई बीच वाली ही लेनी चाहिए, ऊपर वाली लेनी चाहिए, कोई भी वैल्यू आप एज अ मीन कंसीडर कर सकते हो। तो मान लो यहां पर हमने ये 47.5 इसको मैंने एज्यूम कर दिया, ये एक मीन को एज्यूम करेंगे, मतलब इसीलिए इसी मेथड को हम लोग कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। तो हमारा एक्चुअल मीन जो आएगा वो इसी से हमें आगे मिलेगा। तो इससे फॉर्मूला कैसे होगा, देखो अब ये मैंने एज्यूम कर दिया मीन, तो इसको मैं ए लिख रहा हूं, ए मीन्स इट इज एज्यूम मीन। अब ये एज्यूम मीन, ये फिक्स वैल्यू हमने कर दी 47.5, इसको मैं हर एक एक्सआई में से सबट्रैक्ट कर देता हूं। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, कोई एक कांस्टेंट नंबर लिया और वो नंबर को सारे एक्सआई में से सबट्रैक्ट कर रहा हूं, और इसी को हम लोग कहते हैं डेविएशन। याद रखो, इसको कहते हैं डेविएशन, और उसी डेविएशन को डीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेविएशन डीआई इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन में से आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू सबट्रैक्ट करो। तो वो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग यहाँ पे एज्यूम मीन कह रहे हैं, वो इसी में से कोई भी आप ले सकते हो। बट हमने यहाँ बीच वाला इसीलिए लिया ताकि थोड़े से ऑब्जर्वेशन यहाँ माइनस में आएंगे, थोड़े से प्लस में आएंगे, तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा इजी होगा। बाकी आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने मान लो इसी को लिया एज्यूम में। अब ये ऑब्जर्वेशन 47.5 हर एक एक्सआई में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये 47.5 में से 47.5 गया तो ये 0 आएगा। अगेन देखो ये 32 में से ये 47 सबट्रैक्ट करोगे, ये छोटी वैल्यू, उसमें से ये सबट्रैक्ट करोगे तो यहां पर आएगी आपकी नेगेटिव वैल्यू -15। 17 में से -47 करना है तो ये आएगा -30। नेगेटिव में जाएगा जब भी आप यहाँ पे सबट्रैक्ट करते हो छोटी वैल्यू से ये बड़ी वैल्यू। अब उससे ही बड़ा उल्टा होगा कि ये नीचे बड़ी वैल्यू है, उसमें से छोटी सबट्रैक्ट करो, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आंसर आएगा 15, ये होगा 30, ये होगा 45, 92.5 -47। अब ये डेविएशन आया, तो डेविएशन हमने फाइंड आउट किया, तो उसी डेविएशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे
मीन ऑफ डेविएशन, क्योंकि अब हमने क्या किया, ये xi को हमने di में कन्वर्ट कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूस कर दिया तो ये di के फॉर्म में हो गया। तो डेविएशन से हम लोग मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डेविएशन से मैं फाइंड आउट करता हूं डी बार। तो मीन ऑफ डेविएशन क्या? तो जैसे हमारा हमने xi लिया था, तो xi से हमारा फॉर्मूला क्या था? x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला था, बट xi को हमने रिड्यूस करके di में कन्वर्ट कर दिया, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा डेविएशन का fi di अपॉन सिग्मा fi। तो इसी को कहेंगे मीन ऑफ डेविएशन। अब मीन ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला हुआ सिग्मा fi di अपॉन fi, बट देखो यहां में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो fi और di मतलब क्या हमने किया, xi माइनस ए मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू हमने ली है, एज्यूम मीन है हमारा, अपॉन सिग्मा fi। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा xi और माइनस ये कांस्टेंट ए को पहले लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय सिग्मा fi, ये fi से हमने मल्टीप्लाई किया है अंदर, डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। अब ये सिग्मा fi दोनों को सेपरेट कर दे तो यहां होगा सिग्मा fi xi, सॉरी यहाँ पे xi में, हाँ सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi माइनस a इंटू सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। ये आपको मिल गया। अब इसी से हम लोग यहाँ पे मैं लिख रहा हूं देयरफॉर ये डी बार इज इक्वल टू हमें क्या मिला, तो ये था हमारा fi xi सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये तो हमारा हो गया x बार और माइनस ये हो गया हमारा a, क्योंकि fi सिग्मा fi कट हो गए। तो ये हमारा डेविएशन डी बार मतलब मीन ऑफ डेविएशन और ये एक्चुअल मीन उसके बीच में रिलेशन। तो इसी से मैं एक बार का इक्वेशन बना दो, तो एक्स बार इज इक्वल टू ये माइनस ए यहां हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस ए प्लस ये होगा डी बार, और एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। डी बार मतलब क्या था, तो ये हमारा डी बार का फॉर्मूला है, वही हो जाएगा सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, एज्यूम मीन का फॉर्मूला। समझ लो हमने कैसे इसको डिराइव किया है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एज्यूम मीन फॉर्मूला। तो ये हमारी दूसरी मेथड है। अब इसी मेथड से हमें फाइंड आउट करना है ये मीन। तो मुझे ए हमने सिलेक्ट कर दिया, उससे डी फाइंड आउट कर दिया। अब फॉर्मूला में मुझे चाहिए fi di, तो मैं क्या करूंगा, fi di का और एक नया कॉलम बनाऊंगा। तो ये सारा रफ कर देंगे। अब कॉलम बनेगा यहां पर fi और di का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये di और ये fi। तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन पॉइंट वाले जो थे उससे ये रिड्यूस हो गया और कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया। अब ये सभी का मल्टीप्लीकेशन कर दो, fi के साथ ये di का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, माइनस 60, 15 3 जा 45, ये 0 0 हो गए, 15 6 जा ये 90, देन 6 3 जा 18 मीन्स 180 एंड 45 6 जा ये होगा 270। अब ये सारी पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव नेगेटिव का एडिशन करो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव का एडिशन करोगे और उनका सब्ट्रैक्शन करो, तो मतलब इनका प्लस और ये माइनस करके जो आंसर आएगा उसको कहेंगे सिग्मा fi di। तो ये सिग्मा fi di आप फाइंड आउट करोगे, वो आपका होगा 435 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, तो आपका 30 ऑलरेडी आपके पास है। अगेन वही फॉर्मूला में लिख रहा हूं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो ये है हमारी सेकंड मेथड, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए मींस एज्यूम मीन दैट इज 47.5,
प्लस ये है आगे एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई 435 है, सो 435 डिवाइडेड बाय यहाँ 30 है, तो 30 यहां पर लिख दिया। अब कटिंग कर दो, सो 3 से कटिंग करेंगे, 3 10 जा, ये होगा 3 1 जा 3 कैरी 1, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 5 जा 15, that is equals to 47.5 plus 145 by 10 means it is 14.5। इनका एडिशन कर दो, 0.5 plus 0.5 10 carry 1, 5 12 carry 1 and this is 6, तो 62। तो यहाँ पे देखो हमने इसी डेटा से ये नया दूसरा फॉर्मूला लगाया, 62 जो हमारा अप्रोक्सीमेट था वही आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सेकंड मेथड कैसे डिराइव किया आपको पता चला होगा, उसका डेरिवेशन हमने पहले क्या किया, एज्यूम कर दिया एक मीन, कहां से, एक्स आई से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में हम चेंज नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस करना था हमें, तो एक ऑब्जर्वेशन किसी को भी एज्यूम कर दिया और उसी ऑब्जर्वेशन को हर एक वैल्यू में से, मतलब क्लास मार्क या ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया। तो जो एज्यूम मीन है उसी को उसी में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, ऊपर नेगेटिव वैल्यू आई, नीचे पॉजिटिव वैल्यू आई, उसी डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज एफ आई डी आई, उनका समेशन ले लिया और वैल्यू फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दी। अब तीसरे मेथड है, और अगर ये इसी वैल्यूज को हम देखा जाए तो ये भी देखो हर एक में 15-15 का ही गैप है, हर एक में 15-15 का सेम गैप है, क्योंकि ये क्लास लेंथ है हमारी 15, तो ये वैल्यूज को और हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन हमारा और भी इजी होगा। तो वो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारी उसकी वो तीसरी मेथड है, तो उसका फॉर्मूला हम अगेन यहाँ पे डिराइव करके दिखा रहा हूं। तो अब ये एफ आई डी आई यहां से मैं निकाल दे रहा हूं, पहले फॉर्मूला का डेरिवेशन बता दूं। तो अब मैं यहां ui कह रहा हूं, जो हमने यहां डेविएशन लिया था, डेविएशन उसमें क्लास मार्क हमारी क्लास लेंथ जो 15 है उसी से डिवाइड कर दो हर एक को, क्योंकि हर एक वैल्यू ये 15 से डिविजिबल है, तो 15 ये हमारा क्या है, हमारी क्लास लेंथ है। तो ये क्लास लेंथ, इसी को हम c भी कह सकते हैं, तो इसको मैं c कह रहा हूं। तो इसी से हमारा फॉर्मूला बनेगा ये ui का, या तो इसी को क्लास लेंथ को हम लोग h भी कहते हैं, तो आप h भी यूज कर सकते हो। तो डेविएशन डिवाइड बाय h, डेविएशन मतलब क्या था, तो उसका फॉर्मूला था xi माइनस a अपॉन h, xi माइनस a था। अब ये xi माइनस a, ये एज्यूम मीन को आप कैपिटल भी यूज कर सकते हो, स्मॉल भी, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, अपॉन h। अब ये ui लिया मैंने, मतलब और उसको रिड्यूस कर दिया, तो ये ui का मीन फाइंड आउट करना होगा हमें, तो ui बार क्या होगा, तो जैसे हमने डेविएशन का मीन सिग्मा एफ आई डी आई किया, एक्स आई का जब क्लास की मिड पॉइंट लिए थे तो उसका हमने मीन के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई लिया, वैसे यू आई के लिए यू बार क्या होगा, तो सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, डेविएशन के लिए मीन था, डी बार था सिग्मा एफ आई डी आई, ऐसे यू आई के लिए यू बार क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहां पर ui की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो ui की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर ui बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई ui इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और अपॉन सिग्मा एफ आई, सॉरी, देयरफॉर ui इज इक्वल टू, सॉरी ये ui बार, हम एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, तो u बार और हमारे एक्चुअल मीन एक्स बार, उनके बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब इसी का यूज करके हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, डिवाइड बाय एच वो नीचे आ जाएगा, तो ये होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, ये तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, माइनस
ये एफ आई इंटू ए, तो ए कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, सिग्मा एफ आई अपॉन यहां पर होगा एच इंटू सिग्मा एफ आई। अब यही सिग्मा एफ आई को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यू आई बार इज इक्वल टू ये 1 अपॉन एच सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन ये होगा सिग्मा एफ आई, देन माइनस ए ये सिग्मा एफ आई, नहीं तो यहां पर एच हम लोग ये कॉमन बाहर निकाले ब्रैकेट के बाहर, और ये सिग्मा एफ आई। हमने सिर्फ क्या किया, सिग्मा एफ आई को ही इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये एच को हमने 1 अपॉन एच बाहर निकाल दिया। याद रखो ये अपॉन का एच था, वो एलसीएम बाहर निकाल दिया 1 अपॉन एच, और इसका मल्टीप्लाई करके अपॉन में सिग्मा एफ आई किया, तो ये आपका हो जाएगा यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एच बाहर था, अंदर रहेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब ये हमारा हो गया एक्स बार, यहां होगा माइनस ए। अब ये एच का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये होगा एच यू बार इज इक्वल टू यहां होगा एक्स बार माइनस ए, एंड देयरफॉर अब एक्स बार का इक्वेशन बना दो, तो एक्स बार इज इक्वल टू ये माइनस ए यहां पर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, so x bar is equal to a plus ये h u bar, so that is equal to a plus h u bar का फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे एक्स आई माइनस ए अपॉन h, ये हमारा अपॉन h, सो फॉर्मूला हमारा यहां पर हो जाएगा ये, अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे रफ करना पड़ेगा, सो दैट इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई, नहीं तो ये यू बार के लिए सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका होगा, सो दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका हो गया, इसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सो स्टेप डेविएशन मेथड का ये फॉर्मूला समझ लो, सो यहां मुझे और जगह चाहिए, सो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, या तो एच पहले लिखो या एच बाद में लिखो, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है इसी को हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये मेथड से अगर मुझे फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा यू आई। यू आई कैसे फाइंड आउट होगा, तो यू आई का फॉर्मूला हमने यहाँ पे दिया था, यू आई फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, डेविएशन जो था उसको डिवाइड बाय क्लास लेंथ जो सेम है वो 15 से डिवाइड किया, मतलब कि एक्स आई माइनस ए जो था उसी को हमने डिवाइड कर दिया एच से, ये हमारा यू आई हुआ। तो ऐसे हम यू आई फाइंड आउट करेंगे, फिर एफ आई यू आई फाइंड आउट करेंगे, उनका समेशन फाइंड आउट करेंगे एफ आई यू आई, और इसी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये फाइंड आउट कर देते हैं। तो इसके लिए कॉलम अब बनेगा यू आई का, तो देखो यू आई का कॉलम बनेगा यहाँ पर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब ये डेविएशन है, डिवाइड बाय एच, एच की वैल्यू है 15। अब 15 से डिवाइड करो तो ये होगा -2, ये -1, 0, 1, 2 एंड 3। याद रखो ऑलवेज यू आई की वैल्यू आपकी ऐसी ही आएगी, जहां 0 होगा एज्यूम इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 होगी, ऊपर -1, -2, नीचे 1, 2, 3 होगी। अब यू आई के साथ एफ आई का मल्टीप्लाई, दैट इज एफ आई यू आई। एफ आई यू आई, तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन और भी आपका
एकदम रिड्यूस हो गया। तो ये इजीएस्ट मेथड आपकी होगी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे इजी हो गया आपका कैलकुलेशन। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये -4, 3 1 जा 3, ये 0 है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। अब ये पॉजिटिव का एडिशन करो, 18 30 एंड 36 होगा, करो 7 हो जाएगा। तो 36 माइनस 7, ये सब्स्टिट्यूशन कर दो, ये आपका 29 यहाँ पर ये सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। अब इसी का यूज करके हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। तो हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ए हमारा एज्यूम तो हमने किया था 47.5 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू हमारी हो गई 29, सिग्मा एफ आई तो ऑफकोर्स हमारा 30 ही था, एंड मल्टीप्लाई बाय एच मतलब क्लास लेंथ दैट इज 15। ये अगर 15 यहां मिल गई तो ये कटिंग करेंगे, 15 1 जा 15 2 जा, यहां ये कटिंग कर दो तो ये होगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैरी 1 तो 0.5 होगा, दैट इज इक्वल टू 47.5 प्लस 14.5 इज इक्वल टू 62.0, मीन्स अगेन 62 ही रहता है। तो याद रखो यहां पर हमारा मीन जो है फॉर्मूला चेंज हुआ, बट उससे हमारी वैल्यू जो मीन की वो चेंज नहीं होती, तो वो 62 ही आई है। तो ये जो मेथड इसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हमने तीनों मेथड डिस्कस की है, डायरेक्ट मेथड, देन एज्यूम मीन मेथड, और तीसरी है स्टेप डेविएशन मेथड। तो कोई भी मेथड से आप मीन फाइंड आउट करते हो तो सभी के अगेन फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां एक्स आई क्या था, क्लास मार्क मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। सेकंड मेथड थी एज्यूम मीन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां पर ए क्या है, सो ए इट इज एज्यूम मीन, देन डी आई इसको हम कहते हैं डेविएशन, मतलब क्या, हर एक ऑब्जर्वेशन में से कोई एक एज्यूम कर लिया मीन, उसी को सब्ट्रैक्ट किया था। सिग्मा एफ आई मतलब वो टोटल फ्रीक्वेंसी है। तीसरी मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहां पर एच ये क्या है, दैट इज इक्वल टू क्लास लेंथ या तो क्लास विड्थ होगा। ui इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला कहा, तो जो डेविएशन का फॉर्मूला था एक्स आई माइनस ए, उसे हमने क्लास लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच था। तो हम लोग कॉलम में क्या करेंगे, एक्स आई फाइंड आउट करने के बाद हमारा कॉलम बनेगा ui का, di का नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट ही आप बना सकते हो ui का, और ऑलवेज ui की वैल्यू 0, ऊपर -1 -2 नीचे 1 2 3 ऐसी ही वैल्यू आएगी आपकी। तो ui फाइंड आउट कर दोगे, फिर एफ आई यू आई का कॉलम बनेगा, और फिर बाद में ये सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड आउट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मीन मिल जाएगा। तो आज ये हमने तीनों मेथड डिस्कस कर लिए। इसी मेथड पे जो डिपेंडिंग थोड़े सम्स है वो मीन के हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, और नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, मीडियन फाइंड आउट कैसे करना वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज के